आसमान की अनंत ऊंचाइयों के पार, जहां जहां तक जाता है विस्तार। आप अकेले सीट पे बैठे हैं, आपके पीछे एक जहाज है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल एट दिस टाइम फॉर द एयरक्राफ्ट एज वेल एज द सिक्योरिटी। हवा में कोई सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं होता। इन द फर्स्ट थॉट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यू हैव टू एक्ट। अपने हक के आसमान और हौसले की जमीन पर जब एक साथ आते हैं हिंदुस्तान के सबसे कर्मठ वायु योद्धा और भारतीय वायु सेना का सबसे अचूक हथियार, तब कम पड़ जाता है आसमान, जीत जाती है भारत की हर उड़ान। एयरक्राफ्ट की पहुंच और मारक क्षमता इतनी अच्छी है कि यह कुछ ही घंटों में भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है। हमें इतना अच्छा मौका मिला है और इतनी अहम मशीन उड़ाने का हमें मौका मिला है। Flying a fighter jet is not that easy. It is actually a matter of not seconds, it is nanoseconds. We can't leave anything on luck. Everything needs to be prepared. कोई भी सॉर्टी जाने से पहले हमें उससे पहले उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट्स हम एयरक्राफ्ट में कैरी करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स इज ऑल रेफरेंस की क्या क्या हमें एक्शंस लेने हैं। Our job is to achieve perfection in whatever we do. आपको अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस की पीक पे रहना पड़ता है। Fighter pilot for me is something which I take pride in. It is a way of life. It is discipline and professionalism and finally a little bit of attitude, definitely. हौसले और शक्ति की वो उड़ान जो हिंदुस्तान की ताकत का बखान करते हैं। न केवल ये राफेल विमान, बल्कि इन्हें उड़ाने वाले हमारे वायु योद्धा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको भारतीय वायु सेना की इस शान, हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान के गौरव के हर पल का बखान करते हैं, ये राफेल और इसे उड़ाने वाले वायु योद्धाओं के बारे में बताएंगे। जीतना जिनकी आदत है, पराक्रम जिनकी नियति। ये मेरे बचपन का सपना था कि मैं फाइटर पायलट बनूं। आई अचीव्ड इट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे लिए एक फाइटर पायलट होने का मतलब एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। जिसकी गर्जना भेद देती है गगन को, जिसकी रफ्तार आवाज की गति से भी है दोगुनी। ये जहाज बहुत तरीके के एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड, बहुत ही पोटेंट, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मॉडर्न वेपन्स कैरी करता है। जो खुद अभेद है, जिनका निशाना है अचूक, हवा से हवा में प्रहार, हवा से धरती पर वार, या हो परमाणु हथियार। ये आकाश में प्रकट भी हो जाए तो दहल जाता है दुश्मन। जो राफेल एयरक्राफ्ट है, उसमें जिस तरीके के सिस्टम्स हैं, जिस तरीके के वेपन्स हैं, उनकी वजह से ये पहाड़ियां एक बाधक नहीं है उनके अपने जो रोल उनको अदा करना है उसके लिए। तो जो ये ऊंची पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की, वो उनके लिए कोई भी मुश्किल पैदा नहीं करती है। रफाल का मतलब तेज हवा का झोंका, पर ये तो आंधियों को भी हरा सकते हैं। एक तो इसकी अपनी शक्ति, उस पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलटों की महारत।
अगर कोई अग्रेशन होता है तो उसको डिटर करने के लिए जो एयरक्रू हैं वो पूरी तरीके से ट्रेंड हैं, जो एयरक्राफ्ट है वो पूरी तरीके से इक्विप्ड है। रफाल 4.5 जनरेशन का एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। एक ऐसा लड़ाकू विमान जो लगभग 2000 किलोमीटर की रफ्तार से आता है पर दुश्मन को उसकी आहट तक नहीं लगती। इस एयरक्राफ्ट की पहुंच और मारक क्षमता इतनी अच्छी है कि यह कुछ ही घंटों में भारत के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और अपने सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकता है। रफाल को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता आप सबने देखा। कर्तव्य पथ के आसमान में उसकी उड़ान भी देखी। पर एक हथियार या उपकरण अपने आप में शक्तिशाली नहीं होता, उसे ताकतवर बनाते हैं उसे इस्तेमाल करने वाले हाथ। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारतीय वायुसेना ने कैसे बनाया है रफाल को सर्वशक्तिमान। क्या होता है जब एक नया विमान बेड़े में शामिल किया जाता है, कैसे होता है प्रशिक्षण, कैसे की जाती है तैयारी। राफेल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी वो ऐसी भूमिकाएं निभाने में सक्षम है जो शायद 2-3 अलग अलग विमान इस तरह के निभा पाए। लेकिन ये अपने आप में एक तरह से आप कह सकते हैं ऑलराउंडर। वायुसेना में हर विमान का एक अलग स्क्वाड्रन होता है। एक फाइटर स्क्वाड्रन ऐसा बेड़ा होता है जिसमें 18 विमान शामिल होते हैं। जब भी एक नया विमान अर्जित किया जाता है तो पायलटों और टेक्नीशियंस की चयनित टीम को उस विमान के बारे में पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। राफेल विमानों के लिए भारत में 2 स्क्वाड्रन तैनात हैं, एक अंबाला में और दूसरा यहाँ हाशिमारा में। बेसिकली द स्क्वाड्रन का नाम जो है वो फॉकन्स है। ये एक बेसिकली एक पक्षी होता है जो कि काफ़ी मारक क्षमता रखता है और बहुत तेज़ निगाह रखता है अपने जो प्रे है उसको मारने के लिए। सो उस के ऊपर ये स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है। अन्वेष्य वेदी का मतलब होता है इंग्लिश में यू कैन से एज सीक एंड डिस्ट्रॉय। और जब स्क्वाड्रन फॉर्म हुई थी 1948 के अंदर, उस समय ये स्क्वाड्रन का जो बेसिक रोल था वो फोटो रिकॉनेसेंस था, यानी कि जो स्क्वाड्रन का काम फाल्कन लोगों के साथ काफ़ी मैच करता था। और सीक एंड डिस्ट्रॉय स्क्वाड्रन का मोटो भी है। ये स्क्वाड्रन बहुत ही पुराना है, लगभग 75 साल इस साल स्क्वाड्रन को कंप्लीट हो गए और बहुत ही डेकोरेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्रन्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स है। सो 1971 की लड़ाई में स्क्वाड्रन को काफ़ी गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं पायलट्स को और स्क्वाड्रन के एयर वॉरियर्स को अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए, स्पेशली छाम्ब सेक्टर में। इसीलिए स्क्वाड्रन्स को फैल्कन्स ऑफ छाम्ब कहा जाता है। हाशिमारा में तैनात ये है 101 स्क्वाड्रन, जिसे फाल्कन भी कहते हैं। बाज प्रजाति का ये पक्षी शिकार की अपनी क्षमता, अपनी तेजी और अचूक वार के लिए जाना जाता है। इसीलिए इनका आदर्श वाक्य भी है अवनिश्व वेधी। वन स्क्वाड्रन की स्थापना सन 1948 में पालम में हुई थी एज अ फोटो रिकॉग्निशन स्क्वाड्रन। स्क्वान का मोटो है अन्विष्य वेदी संस्कृत में, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें उसका मतलब होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय, which completely complies with the role of the SCON initially, that was photo reconnaissance. At that time, the aircraft was inducted with 6 Howard and 2 Spitfires for photo reconnaissance, and thereafter converted onto the Vampires. Subsequently, Sukhoi 7, MiG-21s, and in the present time we are operating on Dassault Rafale. ये बात है 1971 के युद्ध की, जब हमारे स्क्वाड्रन ने छम सेक्टर में अपनी मेटल को साबित किया था, जहां पर हमने 69 टैंक्स,
57 बी टाइप व्हीकल्स एंड 20 हैवी गन्स को डिस्ट्रॉय किया था। और उस टाइम पे हमें टाइटल मिला था फॉकन्स ऑफ छम। एंड उस टाइम पे 101 स्कॉन भारतीय वायुसेना की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड स्कॉन थी। संग्रहालय में संजो कर रखी गई हर एक चीज जो है वो वर्षों के शौर्य और पराक्रम का बखान करती है। इस स्क्वाड्रन का इतिहास बहुत लंबा है और हम आपको एक एक चीज यहां पर दिखाते हैं कि क्यों इतना ज्यादा समृद्ध इसे माना जाता है, सबसे ज्यादा अवॉर्डेड स्क्वाड्रन्स में से 101। इस स्क्वाड्रन का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसे तरह तरह के विमानों को उड़ाया है, हर युद्ध में शौर्य दिखाया है। जनवरी 1948 में हमारी स्क्वाड्रन जो 101 स्क्वाड्रन है फॉकन्स, वो फॉर्म हुई थी और इनिशियली वो फोटो रिकॉग्निशन स्क्वाड के नाम पे मानी जाती थी। तो उस टाइम से ये सारा जो अकाउंट है यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ में से आप कोई भी डायरी उठाए, एक एक मंथ का, एक एक दिन का दिनचर्या यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। स्पेशली ये जो डायरी मैंने आपके सामने ओपन करके रखी है, इसमें जो अपनी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 1971 के टाइम पे, उस टाइम का पूरी शौर्य गाथा इस डायरी में लिखी हुई है। ये वॉर में 101 स्क्वाड्रन का नाम फॉकन्स ऑफ छम एंड अखनूर हो गया था। ये पूरी जर्नी को दिखा रहा है जो कि Exactly. जैसे स्कॉम फॉर्म हुआ था तो आपके पीछे जो येलो जहाज है, तो यहाँ से लेके हॉवर्ड, ये हॉवर्ड है, फिर उसके बाद वैम्पायर, स्पिटफायर, सू-7, मिग-21, ये सारे जहाज स्कॉन का हिस्सा बन चुके थे। अब जो नया 4.5 जनरेशन का एरा है, उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि रफाल भी इसमें शामिल है। और ये सारे जो अचीवमेंट्स रहे हैं, एग्जैक्टली इसमें से काफी सारी जो ट्रॉफीज है वो दिखाता है कि स्क्वाड्रन कौन कौन से बेसिकली कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुआ है। उसके बाद उस स्क्वाड्रन ने उस कंपटीशन में या फिर जैसे आप बोलते हैं कि हवाई हल्ले में या फिर एयर टू ग्राउंड वेपनरी में अपने आप को साबित किया गया है, उसका ये परिचय देता है। आप अगर थोड़ा सा आगे चलोगे मेरे साथ, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं आपको एक ट्रॉफी दिखाऊंगा, जो ट्रॉफी का नाम है 1971 वॉर की ट्रॉफी, जो आपके सामने अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉकन्स ऑफ छम एंड इंडो पाक वॉर ट्रॉफी ऑफ 1971। और इसमें महावीर चक्र प्राप्त भी है, वीर चक्र सबको जो एग्जैक्टली तो ये स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स की मोस्ट डेकोरेटेड स्क्वाड्रन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्क्वाड्रन में एक एवीएसएम है, एक महावीर चक्र है, उसके बाद वीर चक्र टोटल 8 एंड मेंशन इन डिस्पैचेस ड्यूरिंग द वॉर एज वेल एज काफी सारे कमेंडेशन स्क्वाड्रन को दिए गए हुए विच आर गैलेंट्री इन नेचर। आज की तारीख में रफाल के साथ एक बार फिर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्क्वाड्रन के कंधों पर है। आइए हमारे साथ रफाल के इस घर के हर सदस्य का दायित्व और उनकी भूमिका को समझिए। सबसे पहले क्यों ना हम इस विमान की ही खूबियों को समझें। ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी जो खूबियां हैं ये 5th जनरेशन की हैं। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट अगर कहा जाता है तो इस बात को भी समझिए कि ये एयर डिफेंस में भी सक्षम है, ये ग्राउंड ट्रूप्स को एयर सपोर्ट में भी सक्षम है। जरूरत हो तो दुश्मन के इलाके को भेद कर वो मार करने में भी सक्षम है। इस एक विमान की इतनी खूबियां हैं कि ये सबसे छोटी टोली भी सबसे अधिक भूमिकाएं निभाने में कारगर। जब रफाल का निर्माण किया गया था तो फ्रांस में उस समय 7 तरह के लड़ाकू जहाज इस्तेमाल किए जाते थे। फ्रांस चाहता था कि एक ऐसा विमान विकसित किया जाए जो सबकी भूमिका अकेले निभा सके। आप समझ लीजिए ये फाइटर कितना शक्तिशाली होगा जो अकेले 7 विमानों पर भारी। रफाल रक्षा में अव्वल है, आक्रमण में अचूक। रफाल फाइटर्स एयर डिफेंस और एयर सुपीरियोरिटी में सक्षम है, यानी रणभूमि में हवाई क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं।
दुश्मन पर रफाल युद्ध की स्थिति में सामरिक दबदबा बनाए रखते हैं। यह एयरक्राफ्ट ऐसे वेपन से सुसज्जित है कि इन पहाड़ियों के बीच ये अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर सकता है और सारी भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर सकता है। रफाल डायनेमिक टारगेटिंग कर सकता है, यानी योजना से परे अगर कोई नया टारगेट सामने आता है तो उसे ध्वस्त करते चलना है। रफाल में न्यूक्लियर डेटरेंस यानी परमाणु निरोध की भी काबिलियत है। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर तरह के मिशन के लिए सही है। ये फोर्स मल्टीप्लायर यानी सैन्य शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। विमान में लगे सेंसर की मदद से ये विमान जमीन पर खतरे से सचेत रहता है और उनसे बचता हुआ निकलता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट भी कर सकता है। रफाल का ये सेंसर आसमानी खतरे से भी उसे आगाह कर देता है और इस वजह से वो बाकी विमानों पर हमेशा भारी रहता है। रफाल की अधिकतम रफ्तार है 1.8 माक। किलोमीटर के हिसाब से देखें तो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल का विंग स्पैन यानी पंखों का फैलाव 10.90 मीटर है। इसकी लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर। इसका वजन है 10 टन और ईंधन के साथ कुल 24.5 टन वजन उठाने में सक्षम है। हवा में उड़ान भरते भरते इसमें ईंधन भरा जा सकता है। रफाल एक 4.5 जनरेशन ओमनी रोल ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का बेसिकली कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जहाज़ पहली बात तो हर तरह के वेदर में उड़ सकता है। दूसरा, ये हर तरह के रोल एक ही मिशन में कर सकता है, जैसे कि एयर इंट्रोडक्शन हुआ, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग। There are multiple areas of mission which this aircraft is capable of doing, and हवा में भी ये रियल टाइम में अपने रोल्स चेंज कर सकता है, तो इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्लानर को। टोही विमान की भूमिका में भी रफाल बेमिसाल है। वो दुश्मन के इलाके को गुपचुप परखता है, उसका नक्शा रियल टाइम हासिल करता है। रफाल एक साथ कई एयर टारगेट को ढूंढ सकता है, चाहे दुश्मन ने जैमर्स क्यों न लगाए हो या फिर मौसम कैसा भी हो। जहां परिस्थितियां ऐसी हो कि कुछ भी दिखाई न दे रहा हो, वहां भी रफाल रियल टाइम में 3D मैप जनरेट कर सकता है। रफाल के अलावा किसी भी नए जनरेशन फाइटर में ये फंक्शन नहीं। क्लोज एयर सपोर्ट देने में रफाल फाइटर्स का जवाब ही नहीं। जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को अगर आसमान से सहायता मिलती है तो युद्ध की दिशा बदल जाती है। रफाल दुश्मन के उन ठिकानों पर सटीक निशाना साध सकता है जो हमारी सेना को निशाना बना रहे होते हैं और आने वाले खतरों को हवा में ही नष्ट कर सकता है। रफाल हवा से जमीन पर मार करने में भी सक्षम है और हवा से हवा में भी। वो एक साथ कई एक्शन कर सकता है, जैसे बेहद नीची उड़ान में पेनिट्रेशन करते हुए हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। रफाल की आत्मरक्षा प्रणाली अभेद मानी जाती है। ये युद्ध में इस्तेमाल हो चुका है और अपनी कुशलता साबित कर चुका है। इसमें जो हथियार लग सकते हैं वो भी देखिए। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर, जो 120 किलोमीटर दूर के टारगेट को हिट कर सकता है। रफाल में लगा ये मीटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बिना उसकी सीमा में प्रवेश किए गिरा सकता है। और लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल स्कैल्प, जो 600 किलोमीटर दूर तक निशाना साध सकती है। स्कैल्प मिसाइल अपने एयर स्पेस में रहते हुए दुश्मन देश में कई किलोमीटर भीतर तक नुकसान पहुंचा सकती है। यानी बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए भारतीय वायु वीरों को सरहद पार करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब हथियार इतना ताकतवर हो तो उसे संभालने वाले हाथ कितने ताकतवर होंगे। आइए अब हम इस टीम की दिनचर्या को समझते हैं। हमारा रूटीन सुबह इट स्टार्ट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जहाँ पे हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, बिकॉज फ्लाइंग अ फाइटर जेट इज़ नॉट दैट ईजी एंड इट डिमांड्स टू बी फिजिकली एंड मेंटली फिट। एक फाइटर पायलट जितना टाइम कॉकपिट में स्पेंड करता है उससे 3 या 4 गुना ज्यादा करता है। ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग बहुत अहम हिस्सा है हमारे काम का, क्योंकि परफेक्शन इन व्हाटएवर वी डू एंड द बेटर यू आर
फाइट अगेंस्ट द एडवर्सरी, जब आप दुश्मन का सामना करते हैं। तो हमारी सुबह कोई भी सॉर्टी जाने से पहले हमें उससे पहले उसके बारे में प्रिपेयर करना पड़ता है। तो सॉर्टी हम फ्लाई कर रहे हैं, हम हवा में सिर्फ 1 घंटे के लिए रहते हैं। चीज़ें हमें प्रिपेयर प्लान करनी पड़ती हैं, तो उस 3 से 4 घंटे जिसमें हम मिशन प्लान करते हैं एंड में जाके क्या करेंगे, क्या हमारा आज का प्लान है, हवा में जाके हम क्या सीखना चाहते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू केटर फॉर इन द ब्रीफिंग कि हमारा आज का प्लान क्या है, हम किस तरीके से इस मिशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जितनी अधिक क्षमता एक विमान की होती है, उतनी अधिक जिम्मेदारी उसे उड़ाने वालों के कंधों पर होती है। और इसीलिए इस स्क्वाड्रन में आप देखेंगे कि हर एक चीज का कितनी बारीकी से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि कहीं किसी भी तरह की एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती। हम यहाँ पे आके एक लास्ट मोमेंट चेक करते हैं। सो वी चेक ऑल दैट कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा पूरा है कि नहीं। तो जहाज में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लाइक जैसे अगर हम अपनी FRC लेके जाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ये है कि इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो हमें पूरा रेफरेंस जो है उस डॉक्यूमेंटेशन से करना पड़ता है कि क्या इमरजेंसी के एक्शंस है। जब रफाल की रफ्तार वाले लड़ाकू विमान में उड़ान भरनी तो उस ऊंचाई और उस रफ्तार के लिए शरीर को तैयार रखना होता है, जिसके लिए छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लाइंग स्पेशली फाइटर फ्लाइंग बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, जिसमें आपको अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस की पीक पे रहना पड़ता है। हम एज ए पायलट हम अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पर एज एन एक्सटर्नल एजेंसी डॉक्टर भी रोज चेक करता है कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं बिफोर फ्लाइंग। इन छोटी छोटी बातों में फ्लाइट से ठीक पहले कुछ खाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। आपको समझाते हैं क्यों। मैम, प्री फ्लाइट मील इज वेरी काफ़ी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो डेली फ्लाइंग है ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही एग्जॉस्टिव है। हमारे एयरक्राफ्ट में जब भी हम ऊपर जाके मैनूवर्स करते हैं तो उसमें हाई जी फोर्सेस आती हैं, तो हाई जी फोर्सेस को सस्टेन करने के लिए वी हैव टू हैव द फ्री फाइट मील। रफाल का अर्थ फ्रेंच भाषा में होता है अंग्रेजी में गस्ट, और हिंदी में अगर कहें तो एक बेहद तेज रफ्तार हवा का झोंका। पर एक बात होती है तेज रफ्तार का रोमांच, और दूसरी बात वो रफ्तार, वो गति जो इंसानी शरीर के लिए चुनौतियां पेश करती है। एक ऐसा विमान जो ऊंचाई और रफ्तार की सीमाओं को लांघता हुआ दुश्मन को ललकारता हुआ उड़ान भरता है। और उस रफाल के पायलट्स जो उस ऊंचाई और उस रफ्तार की चुनौतियों को लांघते हुए कीर्तिमान रचते हैं। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। I think it is discipline and professionalism and finally a little bit of attitude, definitely. हम आपको ये समझाते हैं कि फाइटर फ्लाइंग को इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। हम पृथ्वी की सतह पर इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको जमीन पर खींचे रहता है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बल से हमको जमीन की तरफ खींचता है। इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की एक यूनिट मान सकते हैं, यानी 1
G। इंसान का शरीर 1G तक का फोर्स ही बर्दाश्त कर सकता है। अब सोचिए फाइटर पायलट्स के बारे में जो करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। फाइटर पायलट्स इसी रफ्तार से हवा में कलाबाजी खाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कभी-कभी गुरुत्वाकर्षण का 9 गुना ज्यादा फोर्स लगता है, यानी 9G फोर्स। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी उनको 9 गुना अधिक ताकत से नीचे की तरफ खींचती है। एक फाइटर पायलट जब विमान उड़ाता है तो उस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं, GX, GY और GZ। टेक ऑफ के दौरान GX फोर्स लगता है जो पायलट के सीने से पीठ की तरफ लगता है। ये पायलट को टेक ऑफ के समय सीट पर धक्का देता है। लैंडिंग के समय उल्टा होता है और ये फोर्स पीठ से सीने पर आता है और पायलट आगे की तरफ खींचता है। GY फोर्स एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाता है और ये कलाबाजी के दौरान लगता है। GZ फोर्स जो सर से पैर या पैर से सर की तरफ लगता है जब पायलट्स डाइव में जाते हैं या उससे बाहर आते हैं। इन सारे फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए दिल का सही काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर G फोर्स ज्यादा हुआ तो खून का बहाव दिल से आगे नहीं जा पाएगा और दिमाग तक खून के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे में पायलट बेहोश हो सकते हैं। ऐसी हालत में पूरी तरह फिट रहने के लिए फाइटर पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग किसी जिम की थका देने वाली ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें वो अपने कोर और हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। ट्रेनिंग की मदद से वो 4 या 5G तक का फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब फाइटर पायलट पर 9G फोर्स लगता है तो G सूट काम आता है। ये G सूट पैरों में नसों को नियंत्रित करता है और खून के बहाव को मस्तिष्क तक पहुंचाता रहता है। दिस इज आवर एंटी-G सूट। हम हवा में जाके हम लोग जो भी मैनूवर्स करते हैं, जितने भी हम लोग टास्क और व्हाटएवर मिशन वी आर फ्लाइंग, उसमें हमें जितना भी G फोर्स लगता है, जितनी भी ग्रेविटी लगती है, तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट हमारी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनको मेंटेन करने में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहे, इसलिए हम लोग ये G सूट पहनते हैं। तो ये हमारे उस इफेक्ट को कम करने में और वी कैन परफॉर्म बेटर इनसाइड द कॉकपिट, इट हेल्प्स अस। तो वजन भी बहुत होगा इसका? यस मैम, इट इज ये है तो हैवी, बट इट इज इन मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब इट्स मोर ऑफ अ बॉडी पार्ट फॉर मी। तो इनसाइड द कॉकपिट इट इज द सेम, सो व्हाटएवर, एंड प्लस हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से वी आर नाउ अडेप्टेड टू इट। तो वो कितना भी भारी हो वो, बट हमें ऐसा लगता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर थिंग। जब भी कोई विमान पहले से ज्यादा उन्नत और आधुनिक होता है, जब भी किसी विमान की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, तो इंसानी दिमाग के सोचने की जो गति है वो भी कई गुना और बढ़नी होती है। रफाल स्क्वाड्रन के ये जो तमाम पायलट्स हैं, उनके सोचने की गति, फैसला लेने का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक उड़ान के लिए तैयार होना भले ही इनके रोज के काम में शामिल हो, फिर भी ये एक एक बात का भरपूर ख्याल रखते हैं। ये नियम को अपनी आदत बनाते हैं। एक फाइटर प्लेन की रफ्तार आवाज से भी तेज होती है, तो उस तेज गति पर फैसला भी सुपरसोनिक लेना होता है। एज ए फाइटर पायलट हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न जहाज है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हवा में उन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना, उन जी फोर्सेस के अंडर हमें ग्राउंड पे उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू बी फुली अवेयर अबाउट आवर सिस्टम। हवा में कोई सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको एक पायलट को अच्छी सिस्टम नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे जब वो कॉकपिट में बैठा है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए
और एक बहुत ही छोटा टाइम विंडो होता है जिसके बीच में वो एक करेक्ट डिसीजन ले एंड फाइनली अचीव व्हाट इज डिजायर्ड आउट ऑफ हिम। और ये हम सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कहेंगे? It is actually a matter of not seconds, it is nanoseconds if you ask me. It is a very small window of opportunity जो कहते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे सही मेंटल स्टेट में नहीं है, सही जगह नहीं देख रहे, so things can go the other way. पलक झपकने से पहले फैसला लेना और इस बात का एहसास रखना कि उनके इस निर्णय पर पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है। सही कहें तो रफाल पायलट्स का किरदार जितना खूंखार होता है, उनका स्वभाव हमें उतना ही सहज नजर आया। हम जब 101 स्क्वाड्रन के साथ ये शूट कर रहे थे, उसी समय एक पायलट की पदोन्नति भी हुई, नया रैंक मिला। ये साथ मिलकर देश रक्षा में उड़ान भरते हैं तो एक दूसरे के सबसे करीबी साथी भी होते हैं। जब हमारे सैन्य बल होते हैं, वर्दी होता है, अनुशासन, अलग अलग रैंक्स, तो एक अलग तरह के रिश्ते की वहां पर उम्मीद की जाती है। पर जब भारतीय वायुसेना की हम बात करते हैं और जब पायलट्स की बात करते हैं तो उनकी दोस्ती, उनका रिश्ता थोड़ा अलग रहता है उससे। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि स्क्वाड्रन में भी अलग अलग सीनियरिटी के बहुत लोग होते हैं। इनमें कई लोग हैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जब हम एज कैडेट सीख रहे थे, लेकिन आज इस स्क्वाड्रन में आने के बाद हम उनके साथ एक साथ उड़ रहे हैं। तो जब भी हम हवा में जाते हैं तो वी आर ऑल इक्वल, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एंड हवा में कोई सीनियरिटी नहीं होती है। हमें हमेशा से एकेडमी डेज से सिखाया गया है कि एक बार हम जहाज पे बैठ जाते हैं तो जहाज क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि एक सीनियर बैठा है या जूनियर बैठा है, तो हम भी कभी उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे लिए हमेशा मेन फोकस हमारा मिशन रहता है। अपने दिमाग को किसी भी तरह की जटिलता से मुक्त रखकर, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखकर, खुद को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रशिक्षित करके ये पायलट्स रोज अपने उस उड़ान के लिए निकलते हैं जो कहने के लिए रूटीन है, पर कहते हैं ना, विपत्ति बताकर नहीं आती। इसीलिए रफाल स्क्वाड्रन में हम पर्दे के पीछे के उन हीरोज के पास भी पहुंचे जो रफाल को हमेशा अपने पूर्ण घातक स्वरूप में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। समूचे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को अगर हम देखें तो अपने किस्म का सबसे आधुनिक और सबसे बड़े हैंगर्स में से एक है ये। दरअसल जब भी कोई नया उपकरण आता है तो उसके साथ ही आती है नई जिम्मेदारियां, और ये जो पूरा तकनीकी स्टाफ है वो इस बात को समझता है कि उनके कंधों पर इस महत्वपूर्ण और बेहद आधुनिक उपकरण की जिम्मेदारी है। फॉर अ मेंटेनेंस क्रू जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंश्योर करना कि जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर मेंटेन्ड एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड इवन शॉर्ट नोटिस पे दे आर रेडी टू बी डिप्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे सिस्टम्स है वी इंश्योर कि दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक सो दैट वी आर रेडी फॉर ऑल द असाइन्ड मिशंस टू अस। जितना कॉम्प्लेक्स ये जहाज है उतनी ही ज़्यादा हमारी चुनौतियां हैं। उस काबिलियत को हासिल करने में हमें वक्त लगा है और अब हम सक्षम हैं इस जहाज़ को हमेशा उस काबिल हमेशा बनाए रखने के लिए कि चाहे कितनी भी शॉर्ट नोटिस में इसे डिप्लॉय करना पड़े, हम हमेशा तैयार रहेंगे इसे जो भी उपकरण हैं उसके साथ, जो भी इसके आर्मामेंट हैं उसके साथ इसको ऑफर करने के लिए। रफाल की असली ताकत का बखान कर जाती है। दिन हो या रात, रफाल विमान कितने कारगर हैं आप यहाँ पर इसकी उड़ानों में देख सकते हैं। 1.8 मार्क यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज इसकी रफ्तार बताई जाती है। फ्रांस से जरूर अर्जित हमने इसे किया है, लेकिन भारत के अनुसार किस तरीके से ढल रहा है, यहाँ की भूमिकाओं में किस तरीके से ढल रहा है, वो चीजें भी अहम हो जाती हैं। भले ही विमान कितना भी उन्नत और आधुनिक क्यों ना,
रात के अंधेरे में उड़ान भरने की चुनौतियां बिल्कुल अलग होती हैं। और जितना दिन के समय उड़ान भरने पर जोर दिया जाता है, उतना ही ध्यान दिया जाता है रात के समय उड़ान का अनुभव हासिल करने पर। रफाल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है। सही मायने में देखें तो एयरफोर्स के वायुवीरों की अथाह ताकत जब इस विमान की क्षमता के साथ जुड़ती है तो विश्व में सबसे घातक होने का रुतबा हासिल करती है। शक्ति और शौर्य की ये कहानी हिंदुस्तान की आने वाले दिनों में उड़ान की दास्तान को बयान कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।